नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोग और अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर हमारा चल रहा है और इस पहले चैप्टर के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। बड़ी मजेदार और शानदार चर्चा के साथ आज हम ऐसी ढेर सारी चीजें जानेंगे जो ये आपके सामने है। आज हम पहले जनसंख्या संगठन क्या होता है इसको समझने वाले हैं और उसके बाद जनसंख्या संगठन के जो पार्ट बनेंगे उसमें ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है और भाषाई संगठन क्या है, इन दोनों को हम समझने वाले हैं। यानी जनसंख्या संगठन के अंदर ग्रामीण और भाषाई संगठन को समझते हुए सबसे पहले हम समझेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है। तो चलो समझते हैं और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। जनसंख्या संगठन क्या है? देखिए, जनसंख्या संगठन का मतलब है कि जनसंख्या को अलग अलग पार्ट में बांटकर पढ़ना। अब जनसंख्या को पार्ट में कैसे बांट सकते हैं भाई? जनसंख्या को पार्ट में ऐसे बांटा जाएगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जनसंख्या मतलब निवास करने वाले लोग जो होते हैं, निवासित जनसंख्या, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जनसंख्या का मतलब होता है निवास करने वाले लोग, निवासित जनसंख्या। आयु वर्ग, लिंगानुपात, धर्म, साक्षरता, स्वास्थ्य दशाओं के आधार पर क्या स्थिति है, जनसंख्या को वर्गीकृत कर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है। कौन कौन आ रहे हैं बस इतना समझ लो, बाकी मैं सब समझा देता हूं। आयु वर्ग, लिंगानुपात, धर्म, साक्षरता, स्वास्थ्य। अब इसको समझिए अच्छे से। हमें देखना है जनसंख्या संगठन। क्या देखना है? जनसंख्या संगठन। देखिए, जनसंख्या संगठन। भाई जनसंख्या तो हम पढ़ चुके हैं, पर ये जनसंख्या संगठन क्या है? ऐसा क्या हो जाता है जनसंख्या संगठन में जो जनसंख्या में नहीं होता है? जनसंख्या संगठन में हम इन पहलुओं का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या संगठन जो है इसमें हम धर्म की बात करते हैं। यह हमारा हो जाएगा धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन यानी इसमें हम धर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धर्म की बात करेंगे। फिर आयु संरचना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आयु संरचना, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता, एक एक को हम समझने वाले हैं, लेकिन इन सबसे मिलकर बनेगी जनसंख्या संगठन। साक्षरता की बात करेंगे। साक्षरता के बाद अगर किसी चीज की हम बात करेंगे तो वो हमारा होगा, साक्षरता के बाद अगर कोई चीज हम पढ़ेंगे तो वो हमारी क्या होगी? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ठीक लगे, लेकिन पहले से ही बड़ा हो गया ये। ठीक है, आयु संरचना आ गई, साक्षरता आ गई, धर्म आ गया। उसके अलावा किसी क्षेत्र में ग्रामीण लोग कितने हैं, गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग कितने हैं और नगरीय लोग कितने हैं, ये चर्चा हम करते हैं। ग्रामीण व नगरीय संगठन, इसको क्या बोलेंगे? ग्रामीण व नगरीय संगठन। तो मैंने संगठन लिखा नहीं है। इसके बाद धार्मिक के बाद हम देखेंगे भाषा, रूप बोल देते हैं इसको, भाषाई रूप। चलो भाई, ये चीज तो हम समझ गए। जनसंख्या संगठन में इन 4 चीजों को, 5 चीजों को, 6 चीजों को, ढेर सारी चीजें हो सकती है। इन सबको अलग अलग तरीके से देखना। जैसे अब जनसंख्या संगठन, जनसंख्या तो हम जानते हैं लोगों की संख्या है, लेकिन जनसंख्या संगठन में अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं जनसंख्या के। अब वो पार्ट कैसे बनते हैं ध्यान से समझना। धर्म के आधार पर किसी देश में, धर्म के आधार पर किसी देश में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, ये सब कुछ देखा जाता है किसी देश में। जैसे कोई देश है, इस देश के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि किसी देश में हिंदू कितने हैं, किसी देश में सिख कितने हैं, किसी देश में ईसाई कितने हैं, किसी देश में मुस्लिम कितने हैं। मतलब सारों में डिटेल से नहीं लिखूंगा, थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। किसी देश के अंदर जैन कितने हैं, किसी देश के अंदर बौद्ध कितने हैं। ये सब कुछ जब देखा जाता है उसको हम धर्म के हिसाब से जनसंख्या को पढ़ना कहते हैं। ऐसे ही आयु संरचना में 3 रूप देखे जाएंगे।
एक तो वो रूप देखा जाएगा जहाँ 0 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 14 वर्ष के छोटे बच्चे हैं। एक वहाँ देखा जाएगा 15 से 59 वर्ष के युवा जो लोग हैं वो है, 59 वर्ष तक युवा माना गया है। और एक उसको देखेंगे जो 60 से ऊपर है। किससे ऊपर है? 60 से ऊपर है। साक्षरता में हम देखेंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 7 वर्ष से ऊपर के कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं, ये हम देखेंगे। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में, गांव में कितने लोग रह रहे हैं और शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और भाषा में कितने लोग यहाँ हिंदी बोलने वाले हैं, कितने लोग यहाँ मलयालम कन्नड़ बोलने वाले हैं, कितने लोग यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कितने लोग यहाँ और कोई अन्य भाषा तमिल बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा हम देखते हैं। ये पूरा जो ये व्यू रचना मैंने बनाई है, इसको हम कहते हैं जनसंख्या संगठन। इसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन। बताओ आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यही चीज वहां उस स्लाइड में समझाई हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र यहाँ हम मान रहे, किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम आते ही हम यहाँ ले लेते हैं भारत। ठीक है, पूरे भारत को हमने एक भौगोलिक क्षेत्र माना है। निवासित जनसंख्या का, निवास करने वाले जो लोग हैं, जनसंख्या का आयु वर्ग, यानी आयु वर्ग हमने अभी देखा। लिंगानुपात यानी वहां कितने पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, ये लिंगानुपात कहलाता है। धर्म, साक्षरता, स्वास्थ्य दशा आधार पर और भी बिंदु हमने लिए थे। लिंगानुपात हमने वहां नहीं लिखा था, तो यहां देख लीजिए इसको। जनसंख्या को की स्थिति देखी जाती है कि किस धर्म के लोग कितने, किस आयु के लोग कितने, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं, कितने ईसाई है, कितने सिख है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, सब कुछ अलग अलग देखा जाता है। उसको बोलते हैं जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या को वर्गीकृत किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है, समझा जाता है और फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदू कितने हैं पढ़ लिया हमने, मुस्लिम कितने हैं देख लिया हमने, ईसाई कितने हैं देख लिया हमने, जैनी कितने हैं देख लिया हमने। ये सब कुछ देखने के बाद एक तुलना की जाती है कि ज्यादा कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवें पे कौन है, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये कहलाता है जनसंख्या संगठन। आप तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया था। यहाँ पे आयु संरचना, आयु संरचना जो होती है ना, वो खुद ए बता रहा है कि मैं 3 प्रकार की हूं। कितने प्रकार की हूं? 3 प्रकार की। यानी आयु संरचना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। देखो ये 3 रूप आपको दिखाई देते हैं। एक तो 0 से 14 के लोग होते हैं, 0 से 14 के। एक 15 से 59 वाले लोग होते हैं और एक 60 से अधिक वाले लोग होते हैं। अब ये 0 से 14 वाले जो होंगे, ये जो है 0 से 14 वाले, फिर 15 से 59 वाले और फिर 60 से ऊपर वाले। अब इस बात को आप समझिएगा, ये कौन लोग हैं और ये कहां से आते हैं। ठीक है, ये जो होंगे 0 से 14, ये बच्चे हैं। ये क्या है भाई? बच्चे। तो इसे बच्चे नहीं कह के क्या बाल वर्ग कह सकते हैं? बच्चे या बाल वर्ग। आगे बात समझ में। ये जो 15 से 59 वाले हैं, ये युवा है। ये क्या है? युवा। और ये जो 60 से ऊपर वाले हैं, ये वृद्ध हैं, यानी बूढ़े हैं। लग ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इस तरह 0 से 14, ये युवा वर्ग दिखाई दे रहा है यहाँ आपको इस प्रकार से। ये जो इस तरह होगा, ये होगा आपका 15 से 59 वाला, और ये वृद्ध है यहाँ पे, तो ये 60 से ऊपर वाला है। ये बात हम समझ चुके हैं। अब इसके अंदर ये देखते हैं हम कि ये जो वर्ग होता है, ये वाला वर्ग, ये वाला जो वर्ग होता है, इस प्रकार से इसको बना देते हैं। बन नहीं रहा यहाँ पे। तो ये जो वर्ग होता है, छोटे वाला वर्ग, ये जो छोटा बच्चा है, चाहे ये वृद्ध है, ये दोनों ही इन पर निर्भर है। ये दोनों ही किस पर निर्भर है? दोनों ही। बात को समझना है। हम पढ़ रहे हैं आयु संरचना। जैसे मैं हूं, मैं युवा हूं, मैं कमाने लग गया क्योंकि मैं 15 से लेकर 59 के बीच आता हूं। मैं युवा हूं, मैं कमाई करने लग गया, मतलब पैसे कमाने लग गया। तो मेरे ऊपर किस किस की जिम्मेदारी है? मेरे पर और ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे से आशा करते हैं? तो मेरे से आशा करने वालों में सबसे पहले तो मेरे बच्चे होंगे। जो बच्चे मेरे हैं वो सबसे पहले आस करेंगे। तो बच्चे किस पर आश्रित हुए? मेरे पर। यानी कि ये अगर मैं हूं तो सबसे पहले मेरे से जो आस करेंगे वो मेरे बच्चे होंगे।
और दूसरे नंबर पे मेरे से जो आस करेंगे वो मेरे दादा या मेरे पिताजी होंगे। यानी मेरे से दो लोग आस कर रहे हैं कि मतलब बच्चा जो होगा वो तो मेरे से ये आस रखेगा कि मेरे को अच्छा पढ़ाया जाए, मेरे को अच्छा खिलाया जाए, मेरे को अच्छी चीज़ें ला के दी जाए, अच्छे कपड़े दिए जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छा व्हीकल्स ला के दिया जाए। ये बच्चा जो है ये युवा व्यक्ति से, मेरे से मतलब युवा से बच्चा आस कर रहा है। बच्चा खुद कमाई नहीं कर रहा है, बच्चा आश्रित है युवा वर्ग पर। लेकिन काम यानी क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पे? जो युवा है वो। तो क्रियाशील जनसंख्या कौन सी हुई? ये वाली। यानी ये व्यक्ति कहां खड़ा है? 15 से 59 के बीच। इसलिए यह लिखा गया कि क्रियाशील मतलब यह जनसंख्या कार्य करने वाली जनसंख्या है, यह जनसंख्या काम करने वाली जनसंख्या है, इसलिए इस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहा गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 0 से 14 वर्ग का जो ग्रुप है, ये 0 से 14 वाले ये बच्चे, ये तो इस पे ही आश्रित है पूरा, तो इसलिए लिखा है ये आश्रित वर्ग है। ये तो आशा करता है, किससे करता है? इनसे, इनसे। और ये भी किससे करता है? इससे। यानी कि बुजुर्ग भी अपनी दवाइयों के लिए, अपनी चिकित्सा सुविधा के लिए, या फिर इसको कुछ भी चाहिए बुजुर्ग व्यक्ति को, तो वो सारी आस किससे करता है? युवा वर्ग से। इसलिए ये जो वृद्ध जनसंख्या है ये 60 से ऊपर वाली है, और ये भी आश्रित रहती है। ये भी कैसा वर्ग है? ये भी आश्रित वर्ग है। ये भी कैसा वर्ग है? आश्रित वर्ग। तो आयु संरचना जनसंख्या का संगठन है। जनसंख्या के संगठन का एक पार्ट है आयु संरचना। और आयु संरचना ये कहती है कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे बच्चे हैं, 15 से 59 वर्ष के जो लोग होंगे वो युवा है, और 60 से ऊपर वाले लोग जो होंगे वो वृद्ध लोग हैं, यानी बूढ़े लोग हैं। वृद्ध लोग जो है, बूढ़े लोग जो है वो युवाओं पर आश्रित रहते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो भी युवाओं पर आश्रित रहते हैं। तो ये दोनों ही जनसंख्या के पार्ट युवाओं पर आश्रित रहते हैं। अगर दो पार्ट युवाओं पर आश्रित रह रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा कार्यशील जनसंख्या तो हुआ युवा, और दोनों आश्रित ग्रुप हुए बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जो 60 से ऊपर वाला है। आयुलिंग संरचना का विवरण जनसंख्या पिरामिड से मिलता है। आयुलिंग जो संरचना है उसका एक पिरामिड हम समझते हैं, ये जो बना रखा है इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। ये तो थी आयु संरचना। अब देख रहे हैं हम साक्षरता। अब क्या देख रहे हैं? साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है अक्षर ज्ञान। साक्षरता का मतलब क्या है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। 7 वर्ष से अधिक आयु का वह व्यक्ति जो समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। समझ के साथ। 7 वर्ष से अधिक आयु का वह बच्चा, वह व्यक्ति जो पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है, पढ़ लिख सकता है तथा अंक गणितीय परिकलन की योग्यता रखता है, वही व्यक्ति साक्षर कहलाता है। यानी 7 साल का वो बच्चा, व्यक्ति तो क्या है वो? 7 साल से ऊपर का वो बच्चा जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, और गणित की जोड़ बाकी वो सीख गया है, इसका मतलब वो व्यक्ति साक्षर है भाई। और साक्षरता कुछ ही नहीं है। याद क्या रखे सर हम? 7 वर्ष याद रखो। सीख क्या गया? लिखना, पढ़ना और अक्षर ज्ञान। अंक गणित मतलब अंकों का ज्ञान आ गया, उससे कैलकुलेशन करना आ गया, तो ये सारी चीजें हो जाती है। साक्षर देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक होता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिससे अक्षर ज्ञान है, वो देश के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई। जिस देश का साक्षरता ज्ञान अच्छा होता है वो देश अच्छे देशों में गिना जाता है। भारत तो यही बात कर सकता है। अमेरिका में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति बैचलर डिग्री लिया हुआ है, बैचलर कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम जिसने कर रखा है, उसको वहाँ साक्षर माना जाता है। और अपन यहाँ 7 साल का बच्चा 2+2 चॉकलेट की बात करके 4 चॉकलेट मांग लेता है, तो हम कहते हैं अरे यार साक्षर है तेरा बच्चा तो। ठीक है, ये साक्षरता है। ठीक है। लिंग संगठन। अरे प्रति 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है, पर प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है, प्रति 1000 आदमियों पर जो लुगाइयां या औरतें हैं उनकी जो संख्या है, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात है, बस और कुछ ही नहीं है।
लिंगानुपात नहीं कहकर इसको लिंग संगठन कहा गया। अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं, यानी कि अनुसंधान और वैचारिक कार्य से जितने भी काम जुड़े हुए हैं वो चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं, ये हमने पढ़े हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं यह लिंगानुपात कहलाता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 990 है, यानी पूरे ऑल ओवर संसार की अगर बात करें तो भी 10 लोग कुंवारे रह जाते हैं। 10 लोग क्या रह जाते हैं? कुंवारे, क्योंकि 1000 पुरुष है और स्त्रियां कितनी है पूरे विश्व के अनुपात में? 990। यह अनुपात औसत है। जैसे हम जनसंख्या घनत्व देख रहे थे प्रति 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने, वैसे ये औसत निकाला गया है कि विश्व की जनसंख्या जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी लड़कियों की कमी आप देख लो, 990 स्त्रियां हैं। 2003 की रिपोर्ट है, बढ़ी है घटी है पता नहीं। विश्व में लेटविया में उच्चतम लिंग अनुपात 1187 है। किसमें? लेटविया में उच्चतम। और सबसे कम लिंगानुपात 468 संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी कि विश्व में लेटविया में उच्चतम लिंगानुपात है, यानी कि लड़कियां जो है ज्यादा हैं और लड़के कम है। कहां? लेटविया में। मतलब लड़कियों की संख्या बढ़ाने में वो लेट ही नहीं हुआ, लिंगानुपात को वो बहुत अच्छे लेवल तक ले गया कि अब समस्या आ गई कि वहां कितनी लड़कियां कुंवारी रह रही है? 187 लड़कियां। तो ये वहां जाके कौन शादी करता है? मैं तो कहता हूं संयुक्त अरब अमीरात को चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 468 लोगों पर 100 के हिसाब से देखा गया। सबसे कम लिंग अनुपात है 468 हजार पर, 1000 के हिसाब से देखा गया, यानी 1000 पुरुष है तो 468 लड़कियां ही है। क्या हालत होगी संयुक्त अरब अमीरात की? संयुक्त अरब अमीरात यानी अमीरात का कम है सबसे, जबकि जो लेटविया है वो लेट नहीं हुआ, उसका सबसे ज्यादा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है लिंगानुपात में। व्यावसायिक संरचना, इसकी एक लाइन यहां डल गई थी। ये देखो, अनुसंधान व वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थ व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। व्यवसायिक संरचना, प्राथमिक क्रियाओं में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया क्या होती है ये बात समझ लो आप। यहां हम व्यवसायिक संरचना की बात कर रहे हैं, और व्यवसायिक संरचना जो है उसको व्यवसाय के आधार पर देखा जाता है। किसके आधार पर देखा जाता है? व्यवसाय के आधार पर देखा जाता है। व्यवसाय हमने कई बार पढ़ा है, एक होता है प्राथमिक व्यवसाय, क्योंकि इसको हमने डिटेल से पढ़ा है पिछली वाली बुक में, तो सिर्फ हम बेसिक चर्चा करेंगे। जो बच्चा यहां से जुड़ रहा है पैराशूटिंग लैंडिंग करके, उसके लिए इस चीज को हम बना रहे हैं। प्राथमिक व्यवसाय, उसके बाद आता है द्वितीयक व्यवसाय। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, द्वितीयक। और तृतीयक व्यवसाय। ठीक है, ये 3 हो गए जो हमारे सिलेबस में अक्सर चला करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय वो व्यवसाय है जिसके अंदर लकड़ी काटना आता है, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, इसके अलावा कृषि करना, इसके अलावा जो है और भी ढेर सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आखेट मतलब शिकार, एक आता है संग्रहण मतलब किसी भी फूल और फलों को इकट्ठा करना। ये सब प्राथमिक व्यवसाय होता है, यानी खेतीबाड़ी करना। आखेट मतलब शिकार करना, ये सब प्राथमिक व्यवसाय है। द्वितीयक व्यवसाय जो है हमारा, द्वितीयक व्यवसाय में जो जो चीजें आती है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें उद्योग आ जाता है, किसी भी चीज का दोबारा निर्माण किया जाता है तो उसको हम कहते हैं विनिर्माण, वो इसके अंदर आ जाता है विनिर्माण। रूप बदलना, किसी भी वस्तु का रूप बदलना या वस्तु का बनाना, वस्तु को दोबारा बनाना, ये सब जो है किसमें आ जाते हैं? द्वितीयक व्यवसाय में। ये जो है पूरी तरह से रूपांतरित व्यवसाय है। कैसा है? रूपांतरित। कैसा है भाई?
रूपांतरित व्यवसाय है। तो द्वितीयक व्यवसाय उद्योग है कुल मिला के। यहाँ चीज जो पैदा हुई है इससे यहाँ दोबारा कोई वस्तु बनाना द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक व्यवसाय। जब ये पूरा ही कच्चे माल पर आधारित है, ये किस पर है? कच्चा माल। ये पूरा ही किस पर आधारित है? कच्चे माल पर। ये किस पर है? यहां से पक्का माल निकलता है। क्या निकलता है? पक्का माल। ठीक है। तृतीयक व्यवसाय क्या है? तृतीयक व्यवसाय जो होता है उसके अंदर सेवाएं आती है। क्या आती है? सेवाएं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक इसमें आता है। कोई व्यापार कर रहा है, वो इसमें आता है व्यापारी। सेवाएं जो हो गई, दर्जी हो गया अपनी सेवा दे रहा है, नाई हो गया अपनी सेवा दे रहा है, यानी कि जितने भी लोग सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर हो गया, वो सब इसमें आते हैं। सेवा देने वाले व्यापारी इसमें आ जाता है। संचार जो होता है, सुविधाएं टेलीफोन मोबाइल वगैरह वाली, ये इसमें आती है। परिवहन यानी गाड़ी घोड़े सब इसमें आते हैं। ये सब कुछ जो है तृतीयक व्यवसाय में आता है। और एक और व्यवसाय चलता है चतुर्थ व्यवसाय। कौन सा चलता है? एक पंचम भी होता है, उसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। पंचम व्यवसाय में अपने वैज्ञानिक वगैरह ये सब आ जाते हैं, अनुसंधान से संबंधित लोग जो होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये चार व्यवसाय होते हैं और इस व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांटना कि प्राथमिक में कितने आते हैं, द्वितीयक में कितने आते हैं, तृतीयक में कितने आते हैं, चतुर्थ में कितने आते हैं, ये जो ढांचा हम तैयार करते हैं इसी को हम व्यवसायिक संरचना बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक संरचना बोलते हैं, जो हमारे सामने है। अब समझिए इसको। प्राथमिक क्रिया में लगे लोग विकासशील देशों में अधिक मिलते हैं। यानी कि प्राथमिक क्रिया, अब आप समझ रहे हो कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग कहाँ मिलेंगे? जो देश विकासशील है, मतलब विकसित नहीं हुए अभी तक, विकसित होने की ओर जा रहे हैं, मतलब वो विकासशील है, तो वहां व्यवसायिक संरचना इस प्रकार की मिलेगी। ठीक है। विकसित देशों में द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में अधिक लोग मिलते हैं। जो देश विकसित हो चुके हैं वहां द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय के लोग ज्यादा मिलेंगे, और जो विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील है, वहां प्राथमिक। यानी यह कहना चाह रहा है कि जो लोग विकासशील है वहां तो खेती बाड़ी वाले लोग, लकड़ी काटने वाले लोग, मछली पकड़ने वाले लोग, तालाबों से मछलियां पकड़ के बाहर लाने वाले लोग, शिकार करने वाले लोग, ये सब कुछ मिलेंगे। कच्चे माल जिसे कह सकते हैं, कच्चा माल पैदा करने वाले विकासशील में। और जो देश आगे निकल चुके हैं और विकसित बन चुके हैं वहां या तो कोई व्यापारी मिलेगा, तृतीयक व्यवसाय, या कोई टीचर मिलेगा, तृतीयक व्यवसाय, या कोई सेवा संचार परिवहन से संबंधित बड़े नाव, बड़ी जहाजें, बड़े युद्धपोत, बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े एरोप्लेन जो युद्धपोत होते हैं, युद्ध के लिए लड़ते हैं, वो सारी चीजें मिलेगी तृतीयक व्यवसाय। दूसरा में द्वितीयक व्यवसाय भी देखने को मिलेगा। जो देश विकसित हो चुके हैं या तो बड़े उद्योग होंगे या उद्योगों के निर्माण के लिए कार्रवाई चल रही है, ये सब कुछ द्वितीय और तृतीयक व्यवसाय विकसित देशों में देखने को मिलता है, जबकि प्राथमिक व्यवसाय सबसे ज्यादा जो विकासशील राष्ट्र है उनमें देखने को मिलता है। आप इस बात को समझ चुके हो। आगे देखिए, ये हमने देख लिया था, वो समझाने के लिए आपको। ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी गांव में लोग ज्यादा रहते हैं या नगरों में लोग ज्यादा रहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% गांव में रहता है। भारत गांव का देश है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत गांव का देश है। भारत किसका देश है? गांव का देश है। भारत में ना लगभग लाखों की संख्या में क्या है? गांव है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख बसे हुए गांव है। सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में कितने गांव है? 1 लाख के आसपास गांव है। और भारत में अकेले में देखो कितने गांव है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 64 लाख, 18,067 गांव है। आप देखिए, आप गांव की कमी नहीं है भारत में। उत्तर प्रदेश में अकेले में 1 लाख गांव है। तो भारत गांव में बसता है। गांव में, अब संगठन का मतलब तो आप समझ गए कि प्राथमिक व्यवसाय में लोग कितने हैं, द्वितीयक में कितने हैं, तृतीयक में कितने हैं, और चतुर्थ में कितने हैं, इसको बोलते हैं व्यवसायिक संगठन। भारत के अंदर भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, सब भाषाओं को मिक्स करके नहीं पढ़ के अलग अलग पढ़ना, भाषाई संगठन। भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं, कितने रहते हैं, धार्मिक संगठन। और वैसे ही व्यवसाय के आधार पर पढ़ें तो व्यवसायिक संगठन। वैसे गांव में कितने रह रहे हैं और नगर में कितने रह रहे हैं, तो वो ग्रामीण संगठन। गांव वाले हैं तो गांव सबसे ज्यादा यूपी में है, गांव वाला राज्य है। इसी तरह ये सबसे अधिक संख्या में बसे हुए गांव वाला। लक्षद्वीप में सबसे कम गांव है, यूपी में सबसे ज्यादा गांव है। लक्षद्वीप में मात्र और मात्र 8 गांव है, यानी कि 8 गांव। कितने गांव है? 8 गांव लक्षद्वीप में, है ना। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में आता है, जिसे हम महोदधी कहते हैं। अरब सागर का जो एरिया है वो लगभग उसके अंदर 36 द्वीप बने हुए हैं लक्षद्वीप के। और भी बड़े बड़े द्वीप है वहां पे।
11 पर मानव रहते हैं वहाँ, 11 द्वीपों पर, है ना। और वहाँ मिनिकाय द्वीप भी देखने को मिलता है, कानाकोर द्वीप भी देखने को मिलता है, तो ये द्वीप है वहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्राथमिक रहे। गाँव में कौन सा लैपटॉप चलाएंगे, चला तो सकते हैं। गाँव में ये तो है नहीं कि एयरपोर्ट होगा, बड़ी बड़ी फ्लाइट लैंड करेगी, बड़ी बड़ी जाएगी रोज अमेरिका जाने के लिए, जापान जाने के लिए, या फिर गांव के अंदर बड़े हॉस्पिटल होंगे तो सर्जन सुबह जाके चला जाएगा, बैठ जाएगा, या फिर बड़े इंजीनियरिंग कारखाने होंगे जहाँ इंजीनियरों को जॉब मिल जाएगा। गांव में तो वही काम होंगे जो घिस्से पिटे चले आ रहे हैं, खेती करना, ये करना, तो प्राथमिक व्यवसाय कहाँ होंगे, गाँव में, ठीक है। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन। कृषि तो खेती होती है, वानिकी मुर्गी पालना, मत्स्य मछली पालना, खनन कुछ खोद के प्राप्त करना, ठीक है। लिखने की जरूरत है क्या, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि व्यवसाय गतिविधियों में संलग्न है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश लोग गैर प्राथमिक यानी द्वितीयक व तृतीयक क्रियाओं जैसे विनिर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अवर्गीकृत सेवाओं में लगे रहते हैं। गैर प्राथमिक का मतलब है प्राथमिक क्रियाओं में नहीं है। कहाँ लोग नहीं होते, नगरों में। अब हम अलग अलग देख रहे हैं, गांव में तो वो लोग होते हैं जो प्राथमिक कार्य से लगे रहते हैं, मतलब कृषि, खेतीबाड़ी सब कुछ कर रहे हैं, जबकि शहर में वो लोग हैं जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हुए, इसलिए नाम आया गैर प्राथमिक। तो वो किससे जुड़े होते हैं, वो द्वितीयक और तृतीयक से जुड़े होते हैं। जैसे उद्योग में, विनिर्माण मतलब उद्योग में चले गए, उसके अलावा निर्माण के लिए चले गए, उसके व्यवसायिक, परिवहन, संचार, परिवहन आदि से सबसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा व्यवसायिक संरचना थी। निवास, नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, और जिसमें गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। बहुत आसान चीज है। नगर का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर जनघनत्व 400 व्यक्तियों से ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में हो, यानी कि नगरीय जनसंख्या से 400 लोग पर किलोमीटर में ज्यादा होने चाहिए, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा होना चाहिए जब कोई क्षेत्र नगर बनता है। जब तक नहीं बनता है कि 1 किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग हो गए, वो नगर बन जाता है। से अधिक हो, जनसंख्या 50,000 से अधिक हो, 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। ऐसे नहीं कि अपने गांव में 400 व्यक्ति 1 किलोमीटर हो गए, उसको क्या बना देंगे, नगर बना देंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता। 400 लोग होने से नगर नहीं बनता है। उसे नगर बनाने के लिए 50,000 टोटल लोग उसके अंदर होने चाहिए, और 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में, खेतीबाड़ी में नहीं, दूसरे कामों में, डॉक्टर, वकील, जज आदि चीजें, उद्योगों में आदि जगह काम कर रही हो, वही शहर कहलाता है। यानी कोई भी नगर कब कहलाता है, कोई भी गांव नगर कब बन सकता है, उसके लिए क्या शर्तें हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 400 से लोग ज्यादा रहने चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 के ऊपर होनी चाहिए, और 75% लोग जो है कृषि में नहीं, दूसरे कामों में लगे होने चाहिए, यानी गैर प्राथमिक कार्यों में लगे होने चाहिए, जब जाके बनता है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की जीवन शैली, आजीविका, बसावट के आकार, व्यवसायिक संरचना और सामाजिक परिस्थितियों में भिन्नता होती है। अब गांव वाले शहर वालों के तो रहन सहन में भिन्नता होती है, खान पान में भिन्नता होती है ना। वो जो है सुबह शाम छाछ, दूध, दही से खाना खाते हैं, शहर वाले जो है टोमेटो सॉस से खाना खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते? ये तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। बाकी रहन सहन में, खान पीन में सब सुविधा। वो खुली हवा पसंद करते हैं, यहाँ जो है शहरों के अंदर ऐसी वाली हवा पसंद होती है। वो खुले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या टाइट जींस पहनना पसंद करते हैं। तो बहुत अंतर है भाई। सामाजिक परिस्थितियों में भिन्नता होती है, इसलिए जनसंख्या के गहर ग्रामीण शहरी संगठन का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में अंतर करने के लिए कोई सार्वभौमिक मानदंड तय नहीं है। भाई आप ये पता नहीं कर सकते कि कौन शहर का है, कौन गाँव का है, कोई फिक्स नहीं है। कोई ऐसे फिक्स नहीं किया गया कि 10वीं पढ़ा व्यक्ति ही शहर में रहेगा और 10वीं से कम वाला गांव में रहेगा। ऐसा कोई मानदंड फिक्स नहीं किया गया है। ये तो आइडिया और दिमाग दौड़ा के ही पता किया जा सकता है। कोई फिक्स इसका IQ पता करने का कोई तरीका नहीं है। भाषाई संगठन, यानी भाषा के आधार पर भी भारत में काफी चेंज देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। जैसे राजस्थान में जाओ राजस्थानी बोलेंगे, यूपी में जाओ वहाँ की भाषा, MP में जाओ वहाँ की भाषा, महाराष्ट्र में जाओ वहाँ की भाषा, तमिलनाडु की तरफ जाओ वहाँ की भाषा, कहीं कन्नड़ है, कहीं तेलुगु है, कहीं बोडो है, कहीं डोगरी है, कहीं राजस्थानी। अलग अलग प्रकार की भारत के अंदर भाषाएं हैं। इसको हम कहते हैं भाषाई संगठन। ग्रियर्सन नाम के एक व्यक्ति थे जो अंग्रेज थे। भारत का भाषा जो है उसका सर्वेक्षण उन्होंने किया 1903 से 1928 में। भारत की जो भाषाएं हैं उनके बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति है ग्रियर्सन। इनका नाम बड़े आदर से लेना है। 1903 से 1928 में इन्होंने ये सर्वेक्षण किया। देश में 179 भाषाएं बोली जाती है और 544 देसी बोलियां हैं। ये जो ग्रियर्सन है ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है।
जिनमें जो पॉपुलर भाषाएं हैं 179 है, उनमें से गांव के अंदर जो देसी भाषाएं अलग अलग जगह बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, वो 544 है टोटल। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित है और उनकी भाषाएं गैर अनुसूचित है बाकी। यानी कि ग्रियर्सन नाम का जो व्यक्ति है उसने सबसे पहले भाषाओं के बारे में सोचा, उसने पता किया, उसने ढूंढा, मतलब सर्वे किया, तो सर्वेक्षण किया। बात है 1903 से 1928 की। वो कहते हैं कि पूरे भारत में 179 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में और भी छोटी छोटी भाषाएं हैं जो 544 है, लेकिन 179 तो महत्वपूर्ण है। 179 तो महत्वपूर्ण है, उसके अलावा 544 और बोली जाती है। लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि 22 भाषाएं ऐसी है जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे देश में बोली जाती है और उन्हें हम मान्यता देते हैं। तो 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में मान्य है, 179 ग्रियर्सन बता के गया है, 544 छोटी छोटी भाषाएं हैं। अनुसूचित भाषा में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी है। संस्कृत बोलने वाले तो ना के बराबर मिलते हैं, 1-2% ही लोग हैं, और बोडो और मणिपुरी ये भाषा बोलने वाले लोग कम है। तो आप 3 चीजें याद रखें, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वाले कम है। संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वाले लोग कम है। टोटल भारत में ग्रियर्सन जो है 179 भाषाएं बताया गया, 544 छोटी भाषाएं बता के गया, लेकिन भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को मानते हैं। ग्रियर्सन 1903 से 1928 के बीच बता के गए थे। समझ गए? भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी बोलते हैं, बोडो, मणिपुरी और संस्कृत लोग कम बोलते हैं। तो भाषाई संगठन को जब हम देखते हैं तो भाषाई संगठन जो है उसके अंदर ढेर सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। किसी क्षेत्र में अलग भाषा है तो दूसरे क्षेत्र में कहते हैं कि हमारे यहाँ 9-10 कोस पे भाषा चेंज हो जाती है और 10-12 कोस पे पानी चेंज हो जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। 10 कोस का मतलब ये होता है कि 3 किलोमीटर से एक कोस बना करता है, राजस्थानी भाषा में उसको कोस बोला जाता है। तो 3-4 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो पुराने जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो ये कहते थे कि 3 कोस पे चलते ही या 10 कोस पे चलते ही भाषा चेंज हो जाती है। यानी 30 से 40 किलोमीटर जाते ही आवाज जो है, भाषा जो है उसमें बोलने के तरीके में भी चेंज आ जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हरियाणा वाले इंग्लिश भी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू डू रे, मतलब वो उन्हीं की लैंग्वेज में बोला करते हैं, उन्हीं के लहजे से बोला करते हैं। जैसे कि कुछ जैसे यूपी वाले लोग बोलते हैं या बिहार वाले बोलते हैं तो किसी की आवाज जैसे भरतपुर के लोग बोलते हैं, राजस्थान के, तो डरावनी सी आवाज होती है। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग आवाज और बोली के अकॉर्डिंग ही आवाज निकल पाती है, ट्यून वैसी हो जाती है जिसे मदर टंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये भाषाई संगठन हम बोलते हैं, ये जो भाषाई संगठन है, क्योंकि हम भारतीय लोग भारत में कहीं ना कहीं से आए हैं। जैसे कि हम कुछ लोग हूणों की संतान है, कुछ लोग शक्सियन की संतान है, कुछ लोग कुषाणों की संतान है, कुछ यहाँ फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश आदि लोग आए थे, लेकिन मूलतः भारत के जो लोग हैं वो आर्यों की संतान है। आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे और इसी कारण हमारा देश आर्यव्रत कहलाया। हम 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हमने भारत का नामकरण पढ़ा, उस समय हमने बात की थी कि हम आर्यों की संतान है सबके सब। तो पूरा भारत आर्यों की संतान नहीं है, कुछ लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की उपज है और उसी प्रकार से हमारी भाषाएं होगी। और वो भाषाओं का जो डिवाइडेशन हमने किया है, तो कुछ लोग ऑस्ट्रिया प्रदेश की भाषा का रूप हमें यहाँ दिखाई देता है, ऑस्ट्रिक भाषा या निषाद भाषा, वो भारत में मात्र 1.38 बोलेंगे इसको, 1.38% है मात्र पूरे भारत में। अब ये जो ऑस्ट्रिक भाषा है, इसके उपपरिवार यानी ऑस्ट्रिक जो भाषा है वो इन भाषाओं से मिलकर बनी है और इस भाषा को, मतलब ऑस्ट्रिक भाषा को बोलने वाले भारत में जो वर्ग है वो ये रहेंगे। और वाक क्षेत्र, मतलब वाक का मतलब होता है बोलने वाले लोग, यानी इस भाषा को कौन बोलता है, इस भाषा को कौन बोलता है ये देखा जाता है। तो देखिए कौन बोलता है इस भाषा को, तो यहां पे मैं लिख देता हूं बोलने वाले, यानी इस भाषा को किस राज्य में बोला जाता है, बोलने वाले राज्य लिख दिया मैंने, बोलने वाले राज्य थोड़ा कम दिखाई देता है, आप समझ लेना मैं बोल रहा हूं। ऑस्ट्रिक भाषा जो है वो किन भाषाओं से मिलकर बनी है, कौन सी जातियां बोलती है
और किस राज्य में बोलती है। वैसे हम देखेंगे द्रविड़ भाषा जो है वो भारत में द्रविड़ परिवार बोलता है, और द्रविड़ परिवार जो है उसका कोई उप परिवार नहीं है, और ये जो शाखा है द्रविड़ मध्यशाही है और किस राज्य में बोली जाती है। अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आस्ट्रिक भाषा की बात करते हैं। किस भाषा की बात करते हैं? आस्ट्रिक, जिसे हम निषाद भाषा कहते हैं। पक्का याद करते जाना मेरे साथ साथ। आस्ट्रिक जिसे हम निषाद भाषा कह रहे हैं, यह आस्ट्रो एशियाई या आस्ट्रोनेशियन लोगों द्वारा, यानी ये जो उप परिवार है इसका, यानी भारत के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया से जो लोग आए, जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र भी आ जाता है इसके अंदर, और आस्ट्रोनेशियन यानी कि जिनका नेशनल या राष्ट्र ऑस्ट्रिया से मिलता जुलता है, वो लोग जो भाषा बोलते थे वो आस्ट्रिक भाषा है। सीधी सी बात है। हम तो ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, क्या भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया के? नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया जो क्षेत्र है, ऑस्ट्रिया की भाषा का भारत पर असर दिखाई देता है, तो उसको ऑस्ट्रो एशिया या ऑस्ट्रोनेशियन बोला जाता है। यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है। लेकिन ये भाषा कौन बोलता है भारत में? जो बोलता है उसकी समझ में नहीं आती। उससे पूछा भाई तू कौन सी भाषा बोल रहा है, तो उसने उसी भाषा में जवाब दिया, तो हमें समझ में ही नहीं आया। ये बोलते हैं मोन खमेर मुंडा। मोन खमेर मुंडा। जब आपसे ऑस्ट्रिया यानी कि निषाद भाषा की बात चले तो मौन हो जाना है। क्या हो जाना है? मौन हो जाना है। खमेर मुंडा, है ना, वो मुंडा सॉन्ग आता है ना, मौन खमेर मुंडा कहां बोली जाती है? तो सीधे बादलों के घर में चले जाइए। मौन खमेर मुंडा आपको वहीं मिलेंगे, सीधे बादलों के घरों की, बादलों की गोद में चले जाइए। ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रोनेशियन जो लोग हैं, उनका जो रूप है, उनका जो बोलने का टंग या और ढंग है, वो यहां मिलेगा आपको मौन खमेर मुंडा मेघालय में। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसमें मिलेगा। यानी ये लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा मैप के माध्यम से, ताकि बहुत अच्छे से हम इसको समझ पाए। ठीक है, ये देखिए छोटा सा हम भारत लेते हैं। यहाँ पूरे भारत को हम समाहित नहीं कर पाएंगे, ये आप और मैं सब जानते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये मेघालय और आदि क्षेत्र, निकोबार, ये अंडमान निकोबार यहाँ पे है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये अंडमान निकोबार है जिसके अंदर लगभग 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572 द्वीप है, जिसमें से लिची, लिब्रित, ऐसे कई द्वीप हैं यहाँ है। तो यहाँ ये भाषा देखने को मिलती है। सबसे पहले तो इसमें यही पूछा जाता है अंडमान द्वीप समूह में। उसके अलावा मेघालय के क्षेत्र में, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र जो है इसमें बोलने को मिलेगी। उड़ीसा, असम यानी कि 7 सिस्टर में कई जगह बोलने को मिलती है ये। ठीक है, आसानी से याद हो जाता है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे याद करना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यानी इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तो गुजरात आ जाता है इस जगह, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये यहाँ आ जाता है इस क्षेत्र में। और भारत के बाहर यानी कि इन क्षेत्रों में ये भाषा देखने को मिलती है और बोलने को मिलती है। याद रखना है आपको, ऑस्ट्रिया यानी निषाद भाषा की बात होते ही मौन खमेर मुंडा उप क्षेत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उप क्षेत्र, शाखा हो जाती है। ऑस्ट्रिक भाषा का नाम आते ऑस्ट्रो एशियाई, इसकी उपशाखा, और जो मतलब परिवार, इसका उप परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा का नाम आते ऑस्ट्रियो एशियाई, इसका उप परिवार है, जबकि इसकी शाखाएं जो है मौन खमेर मुंडा, बादलों के उस घर में जाना है जहां बादल ही बादल है। मेघालय की बात कर रहा हूं मैं, अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं मैं, असम की प्यारे से असम ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, उड़ीसा की बात कर रहा हूं मैं, बिहार की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं जो गंगा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं जो भारत के मध्य में है, जो जनसंख्या का आंकलन बताने में सहायता करता है। ऊपर जनसंख्या कम, नीचे की ओर जाएगा। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं जहां का लिंगानुपात और जहां की जनगणना तो हमने पिछले लेक्चर में देखा। भारत के बाहर के क्षेत्र में भी ये बोली जाती है, लेकिन भारत में इस जगह बोली जाती है। द्रविड़ 20% लोग बोलते हैं। द्रविड़ कितने लोग बोलते हैं? 20%। दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़, यानी द्रविड़ भाषा का भी बोलबाला है पूरे भारत में, और वो इन राज्यों में है। तमिलनाडु आप चले जाइए, कर्नाटक आप चले जाइए, प्यारे से केरल में आप चले जाइए। कहां चले जाइए? केरल में आप चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। कुछ नाम वापिस रिपीट हुए हैं यहाँ पे पीपीटी में। मध्य प्रदेश का नाम रिपीट हुआ है, तो एक को याद करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उड़ीसा का नाम रिपीट हुआ है, तो एक याद करना है। ठीक है, कुछ नाम रिपीट हुए हैं, दोबारा याद नहीं करना आपको, बस सीधी सी बात है, ये बात समझ में आ जाती है हमें। आगे देखिएगा, चीनी तिब्बत हमारे लगता हुआ क्षेत्र था,
और तिब्बत लगता हुआ क्षेत्र था। तो तिब्बत जो चीन और तिब्बत दोनों क्षेत्र आज तो एक है, लेकिन तिब्बत पहले स्वतंत्र रूप से रहा करता था। चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया और तिब्बत और चीनी का जो असर हमें दिखाई देता है वो 0.8% दिखाई देता है। उपपरिवार है तिब्बत म्यांमारी और सियामी चीन। शाखा इसकी है तिब्बत हिमालय से जो लोग आए, हिमालय यानी बर्फ का घर जो क्षेत्र था हमारा, वहां से जो लोग आए, असम के जो लोग हैं और म्यांमार के जो लोग हैं, इन 3 जगह है। इसकी शाखा तिब्बत जो चीनी तिब्बती है, इसकी शाखा देखने को मिलती है। भारत में कहां बोली जाएगी? अब हिमालय और असम के आसपास का क्षेत्र कौन सा होगा? तो सीधा ही समझ में आ जाता है, जम्मू कश्मीर होगा, हिमाचल होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी भारत का ये वाला क्षेत्र। ये जो भाषा है भारत के इस क्षेत्र में, भारत का ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार से मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। एक बार समझिए इस बात को। ये मैंने भारत लिया अपना, ठीक है, और ये हिमालय का क्षेत्र है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहां से लेके इस क्षेत्र तक पूरी तरह से जो बोली जाएगी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यानी कि 7 सिस्टर और उत्तरी भारत, 7 सिस्टर और उत्तरी भारत जो पर्वतीय क्षेत्र है, सिर्फ वहां बोली जाएगी। अब ये जो भाषा है तिब्बत और चीन की भाषा है। इसके बाद आती है भारतीय यूरोपीय भाषा। कौन सी आती है? भारतीय यूरोपीय भाषा। ये देखो आर्य आगे, इंडिया में रहने वाले आर्य, कहां रहने वाले? भारतीय यूरोपीय आर्य 73% भाषा ये बोल रहे हैं। भाई कितनी खुशी की बात है कि 73% हम ये भाषा बोल रहे हैं। इंडो आर्य, ये ईरानी और फारसी और दर्दी और भारतीय आर्य हैं। मुख्यतः तो भारतीय आर्य, बाकी ईरानी भी है और दर्दी भी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हमारे यहाँ भाषा जो चलती है वो ऑस्ट्रिया से आई है, जिसे हम निषाद कहते हैं। तिब्बत क्षेत्र से आई है, उसको भी हम कई नामों से पुकार रहे थे। ये जो उपपरिवार है, ये जैसे आर्य भाषा भारत और यूरोप, भारत के अंदर जो मध्य एशिया और यूरोप से जो लोग आए वो आर्य लोग थे, और वो 73% भाषा यहाँ छोड़ के गए, वो हमारा उपपरिवार इंडो आर्य हुआ। और शाखा जो हुई ईरानी, दर्दी और भारतीय हुई। ये कहाँ बोली जाती है? भारत से बाहर तो बोली जाती है, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यानी मध्य भारत में, भारत के बीच में इस क्षेत्र में बोली जाती है। ये इसका मुख्य क्षेत्र होता है। तो ये जो भाषाएं हैं अपने आप में एक डेवलप हुआ क्षेत्र होता है। ये भाषाएं कैसे डेवलप हुई? जैसे कि मैं यहाँ से अमेरिका चले जाता हूँ और वहाँ अपने लोगों का एक संगठन बनाता हूँ, या मेरे साथ यहाँ के लोगों को और बुला के ले जाता हूँ, वहाँ जो भाषा हम छोड़ के आते हैं वो भारतीय संस्कृति का प्रचार कहलाता है। वैसे ये लोग यूरोपीय, तिब्बती, इससे पहले जो थे, ये सब भारतीय भाषा का क्या करना आए थे? प्रचार करना आए थे। जैसे आस्ट्रिक थे, द्रविड़ थे। तो आपको याद कैसे रखना है? आस्ट्रिक, द्रविड़ कैसे याद रखना है? आस्ट्रिक क्या था? आस्ट्रिक, द्रविड़, और उसके बाद कौन आ रहा है? चीनी, तिब्बत याद रख लो। उसके बाद यूरोपीय, तो एडीटीयू 4 ग्रुप याद हो जाते हैं, एडीटीयू, बस फिर राज्य याद करने होते हैं। तो हमने इस बात को समझा, जाना और अच्छे से समझा कि भाषाएं क्या होती है। इसी के साथ ही अगला जो लेक्चर आने वाला है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारी फैक्ट की बातें होगी। इसलिए लास्ट तक आपने इसको देखा, समझा। जो भी डाउट हो आप पूछ लिया करो। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहां अपडेट मिलती है कौन सी क्लास कब आती है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।